फिर से अब ये हुमायूं के मकबरे में जिस पर आज हम ब्लॉग के लिए आए पहुंच चुके हैं एंड यू कैन सी दैट बिहाइंड मी इज अ कंप्लीट टॉम्ब ऑफ द हुमायूं। और अगर सबसे पहले बात करें कि ये ऐसा पर्यटन स्थल क्यों है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पर्यटक है देसी विदेशी वो इस मकबरे का भ्रमण करते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं और प्रतिवर्ष इस मकबरे से जो पर्यटन विभाग को एक बड़ी इनकम जनरेट होती है। मकबरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदुस्तान में फारसी शैली का अगर पहला कोई नायाब इमारत देखने को मिलती है तो उसका उदाहरण हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 120 मीटर चौड़े और 47 मीटर लंबे चबूतरे पर बना है। इस मकबरे में कम से कम मुग़ल परिवार के और मुग़ल परिवार के कम से कम 100 से अधिक वारिसों की लाशें दफन हैं इस मकबरे में। और इसको इसलिए मुग़लों का शयनागार कहा जाता है कि यहाँ पर मुग़ल परिवार के अधिकाधिक लोगों की कब्रें हैं और वो सोए हुए हैं। अभी पिछले दिनों दारा शिकोह की कब्र को खोजा जा रहा था पुरातत्वविदों के द्वारा और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने हैंड ओवर किया और कोशिश की गई कि कब्रों की खोज की जाए। हालांकि आज के दौर में कब्रों की जो पहचान करना है वो काफ़ी मुश्किल है, सिवाय बादशाह हुमायूं के जिसकी कब्र बिल्कुल तहखाने में। ये किला इतिहास की बहुत सारी रहस्यमयी घटनाओं को अपने आप में समेटे है और एक ऐसे बादशाह की कहानी कहता है जो बादशाह होते हुए भी एक फ़कीर नुमा ज़िंदगी बिता रहा था। दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं अपनी ज़िंदगी का अधिकाधिक भाग रेगिस्तानों, बंजर भूमियों, पहाड़ों और गुफाओं, गारों में छिपते, भटकते, दौड़ते हुए गुजारा। हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी से खानवा का युद्ध हारने के बाद जब हिंदुस्तान को हुमायूं ने छोड़ा, उस वक्त वे अपनी आंखों में सपना लेकर गए थे कि मैं दोबारा हिंदुस्तान यानी कि अपने अजदाद की ज़मीनों को फतेह करूं। हालांकि उनके किस्मत में बहुत दिनों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करना नहीं लिखा था और जैसे ही हिंदुस्तान में दूसरी बार हुमायूं का प्रवेश हुआ उसके महज 1 साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। और ये मकबरा एक ऐसे बादशाह की कहानी कहता है जो बादशाह होते हुए फ़कीर की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, सहराओं में, जंगलों में, दरख्तों के नीचे, कभी गारों में। आइए अब लिए चलते हैं आपको मकबरे के उस हिस्से पर जहाँ बादशाह और मुग़ल परिवार के बहुत सारे वारिसों की लाशें दफन हैं और वहाँ देखेंगे कि क्या ये इमारतें आज भी बोलती हैं। इन कब्रों से आज भी रहस्यमयी घटनाओं के और वेब्स दिए जाते हैं कि ये आज भी बहुत अलग अलग भाषाओं में लोगों से संवाद करती है। मुग़लिया इमारतों की एक ख़ास विशेषता ये देखने को मिलती है मध्यकालीन दौर में कि जब भी मुग़ल किसी वास्तुकला का, किसी भवन या मकबरे का निर्माण किया गया तो वहाँ पर 4 बाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया। अब ये 4 बाग पद्धति होती क्या है, इसका आप एक विशेष उदाहरण, एक नायाब नमूना यहाँ पर देख सकते हैं कि मकबरे को इस तरह से बनाया गया कि मकबरा एक वर्गाकार भूमि के बिल्कुल बीचम बीच है और इसके चारों ओर बराबर आकार और आकृति के 4 गार्डन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2 गार्डन आप पहले यहीं देख सकते हैं मकबरे के आगे, एक ये और एक ये। और मुग़ल वास्तुकला की एक ख़ास विशेषता ये रही कि जब भी मकबरा या फिर 4 बाग पद्धति से मुग़लिया गार्डनों और बाग को बनाया जाता उसमें इस तरह की नहरें, ये बाद में इसको शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने भी अपने ज़माने की वास्तुकला में इस्तेमाल किया और ये नहरें बनाई जाती थी और सेंटर में एक नहर का हौज बना दिया जाता था जिसमें पानी का प्रेशर बनने के बाद पानी खुद ब खुद बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अपने आप फव्वारे से ऊपर आता और वापस उसी में गिरता था। ये जो हौज बना होता है नहरों का वो बिल्कुल मुख्य इमारत के सीध में और सामने में होता है। यही पैटर्न फॉलो किया गया बाद में शाहजहाँ कालीन इमारतों में और ख़ासकर ताजमहल में। ये नहरें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, बहुत छोटी, कम से कम 1 फुट इसकी चौड़ाई और 1 से 1.5 फुट की गहराई के साथ मुख्य इमारत के पास जाती है और मुख्य इमारत के प्रतिबिंब को फव्वारों के और नहरों के उस हौज में देखा जा सकता है जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य पैदा करता था।
आज इतवार का दिन है और पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है। वैसे अगर हम देखेंगे कि हुमायूं के मकबरे का जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य मकबरा है इस परिसर का, इस कॉम्प्लेक्स का, उसका ये मुख्य दरवाज़ा है और मुख्य दरवाजे के जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं और ये दरवाजे और ये सीढ़ियाँ ये उसी समय की बनी हुई है, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। तो इन मकबरे को ज़मीन से काफ़ी ऊंची कुर्सी को स्थापित करके नींव, जो कि हमने पहले आपको दिखाया, नींव पर बनाया गया। तो मकबरे के ऊपरी भूभाग तक पहुंचने के लिए आपको इन सीढ़ियों का रास्ता तय करना पड़ेगा और सीढ़ियों से आप सीधे मकबरे में ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये तकरीबन 15 फुट या 20 फुट की ऊंचाई तय करने के बाद, लगभग 15 या 20 फुट की ऊंचाई तय करने के बाद आप जो है हुमायूं के मकबरे के उस सरफेस, उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जो मकबरा का मुख्य हिस्सा है। और इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुर्सी पे बनाया गया है। जिस तरह से ताजमहल को भी पहले ज़मीन से ऊंची एक नींव बनाकर उसके ऊपर मुख्य मकबरा को स्थापित किया गया, ये सेम सिस्टम फॉलो किया गया। हालांकि इस सिस्टम को ताजमहल में फॉलो किया गया क्योंकि इसका निर्माण ताजमहल से पहले हाजी बेगम ने 1558 में करवा दिया था। और इस मकबरे का निर्माण मुग़ल बादशाह हुमायूं के लिए करवाया गया, उनके दफन के तौर पर, उनके मकबरे के तौर पर। यहाँ पर जो आप कब्रें देख रहे हैं, ये दरअसल मकबरा शब्द जो है वो उस स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर इस्लामिक संस्कृति में कब्रों को, लाशों को दफनाया जाता है और कब्रें बनाई जाती है। इन कब्रों को भी सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से ढका गया है। उनका ऊपर का जो नक्शा बनाया गया है और इस पर बेहतरीन कारीगरी की गई है, नक्काशियाँ की गई है। और इस परिसर में 100 से अधिक मुग़ल परिवार के वारिसों की लाशें दफन हैं। और ये मकबरा आज भी मुग़ल वैभव, मुग़ल काल की आलीशान इमारतों, नक्काशी, उनकी वास्तुकला और उनके इंजीनियरिंग का एक नमूना, जीता जागता नमूना पेश करती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि संगमरमर के इन पत्थरों पर जिनसे कब्रों को बनाया गया है, कब्रों के ऊपरी हिस्से हैं ये। दरअसल जो व्यक्ति को दफन किया जाता था, पहले यहाँ पर मिट्टी का एक वो बनाकर उसमें उनकी अस्थियों को डालकर, जो मुर्दा जिस्म होता है उसको डालकर ढक दिया जाता है। तो जो असली कब्रें होती हैं वो ये हैं और इसको चूने पत्थर से निर्मित किया गया और ढक दिया गया। उसके ऊपर कब्र का निशान दिखाने के लिए, ताकि वो नष्ट न हो और एक लंबे समय तक उसकी निशानदेही की जा सके, पहचाना जा सके कि कब्रें कहाँ पर थी और क्या वो सही सलामत थी। संगमरमर के पत्थरों का एक प्लास्टर बना दिया जाता था, एक डोम की तरह बना दिया जाता था जिसका इस्तेमाल, और इसके ऊपर अरबिक में नक्काशी कर दी गई है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो कब्रें हैं ये सफ़ेद संगमरमर से जिन पर प्लास्टर किया गया है, मतलब मुख्य कब्रें ये हैं और ये मुख्य हिस्सा है कब्रों का। और के साथ ही व्यक्ति दफन है। ये जो बनाया गया ये महज निशानदेही के लिए एक संरचना दे दी गई है ताकि इनकी निशानदेही की जा सके। और इनके ऊपर अरबी में नक्काशी की गई है संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों पर, जो उस समय मुगलिया काल में बहुत तो प्रचलित नहीं था, लेकिन इमारतों को एक खूबसूरत आकर्षण लुक देने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लिखा हुआ है हाजा कौली हाजा रब्बी मिन फजली रब्बी ही, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है अरबिक में वो वहाँ पर फूलों की तरह से नक्काशी की गई है। मैं कैमरे से दिखाना चाहूँगा क्या बेहतरीन कारीगरी और नमूना है। वो लिखा हुआ है उर्दू का कलिमा, इस्लामिक कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह और पैगम्बर मोहम्मद उनके रसूल हैं। इन कब्रों में फ़र्क ये है कि जो बड़ी बड़ी संगमरमर की आप कब्रें देख रहे हैं और जिनका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा हेवी है, जैसे कि ये एक महिला की कब्र हो सकती है, जबकि उसका स्ट्रक्चर अगर हेवी है तो वो कोई पुरुष की कब्र है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे संगमरमर की निशानदेही की गई हैं कब्रों के ऊपर, ये मुग़ल परिवार और मुग़ल हरम के बच्चों की कब्रें होती है। और उसके बाद जो सिंपल और साधारण कब्रें, लेकिन अहाते में जिनको हिस्सा दिया गया, यकीनन कि वो लोग दरबार के